एक चीज देखते हैं कि क्या वो पढ़ने के अंदर सीरियस हैं या नहीं है। तो जिस क्लास में भी आ जाएं तो हम उनको एंटरटेन करते हैं और फिर उनको न सिर्फ हम उनकी फीस और उनकी वो फ्री हो जाती है, उनके बिहाफ पे कोई फीस दे रहा होता है असल में। और चूंकि स्कूल जो है वो फीस से ही चलता है और इसके साथ हम उनको यूनिफॉर्म भी देते हैं, स्टेशनरी भी देते हैं, शूज़ देते हैं, बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ अभी जैसे इस वक्त हमने उनमें से 4000 बच्चों को ईद गिफ्ट पूरा रमज़ान का भी एक पैकेज दिया है और उनमें से पूरे घर के लिए और अक्सरियत बच्चियों की अब ऐसी हो गई है उनमें से जिनको हम फैमिली सपोर्ट भी देते हैं। तो एक तरफ न सिर्फ यतीम की कफालत कर रहे हैं बल्कि उसकी फैमिली की भी एक मुकम्मल सपोर्ट हो देते हैं। डॉक्टर फरमाइए, आपके पास भी ऑर्फन बच्चे हैं तो आपको कुछ चैलेंजेस आ रहे हो उनके अंदर, या आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, स्मूथ है, ऑपरेशन जारी है, और मजीद अगर ऑर्फन बच्चे आ जाएंगे तो फिर कैसे चलाएंगे सारे सिस्टम? असल में ऑर्फन्स का जो चैलेंज होता है, हमने काफी इस पे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। और उस एक्सपेरिमेंट्स के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सिर्फ ऑर्फन्स के ऊपर काम करना ही काफी नहीं है, उनके माओं के ऊपर काम करना भी बहुत ही जरूरी होता है। वो इस लिहाज से कि फर्ज कीजिए एक खातून है, उसका शोहर नहीं है, वो परेशानी का शिकार है, और अगर वो अपनी सारी तवज्जो या उम्मीद की किरण बच्चे की तरफ ले जाती है तो फिर उसे आप बहुत तेजी के साथ तब्दील कर सकते हैं। यही वजह है कि जिस वक्त हम साल में पहली दफा बच्चों को एडमिशन देते हैं, हमारे जो रीजनल ऑफिसेज हैं, तो हम उनके साथ साथ माओं की ओरिएंटेशन वहीं से शुरू करते हैं। फिर हर बच्चे के लिए हम टीचर्स की भी जिम्मेदारी लगाते हैं कि उनके सर पे वो हाथ भी फेरें और उनके मेंटर का रोल भी अदा करें, क्योंकि उनका वालिद नहीं होता। तो उस गैप को भी, एक तरफ तो हम एक स्पॉन्सर को तलाश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम साथ साथ माओं की तरबियत का एहतमाम करते हैं और उसके साथ साथ उनको वो मेंटर भी टीचर्स में से तलाश करके देते हैं। हर स्कूल में हमारी ऑर्फन्स की एक पूरा शोबा कायम है और हमारी इस प्रोग्राम की खूबी यह है कि हम आइडेंटिफाई नहीं करते ऑर्फन्स को या पॉइंट आउट नहीं करते, बल्कि वो आम बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ ही होते हैं। और चूंकि हमारा नेटवर्क ज्यादा शुमाली पाकिस्तान में है और अब हाल ही में हमने और नए प्रोग्राम भी हम लेके आए हैं। हमने अब लिटरेसी सेंटर्स भी शुरू किए हैं, क्योंकि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे हमारे आउट ऑफ द स्कूल बच्चे भी हैं। और ये लिटरेसी सेंटर हमने, एक तरफ तो हमारा जो बहुत ही मुश्किल जिला है पाकिस्तान का खानदगी के लिहाज से, दियामर जीबी में, एक तरफ तो वहां पे हमने शुरू किए हैं और दूसरा यही सेंटर्स हमने कराची में शुरू किए हैं। तो इन लिटरेसी सेंटर्स के जरिए से अब हम आउट ऑफ स्कूल बच्चों को भी हम रीच कर रहे हैं। तो हमने जो ऑर्फन्स का के लिए जो नए नए तजर्बात किए हैं, तो ये जब हम इनको दाखिला देते हैं तो उसी मौके पर जहां हम उनका प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वहीं हमने हर स्कूल में एक आदमी को ऑर्फन्स को हैंडल करने के लिए खुसूसी उसकी ट्रेनिंग्स भी करते हैं। और हमारे जितने भी रीजन्स हैं वहां इस काम के लिए अलग से इंचार्जेस भी हैं। अच्छा, वो जो खवातीन होती हैं, बेवा खवातीन है, उनकी बहाली के लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप उनको स्किल्स सिखाएं। अगर वो स्किल्ड हो जाएंगी तो वो कभी ना कभी अपनी फैमिली को भी चला लेंगी। ये जो एक बेचारगी का एलिमेंट होता है ना, वो अल्टीमेटली आगे डीएनए में चला जाता है। फिर लोग जो हैं वो अपने को बेचारा समझना शुरू कर देते हैं और उनके अंदर वो एक्टिविटी नहीं डेवलप होती जो होनी चाहिए। हमने इस पे भी काम शुरू किया हुआ है और इस पे भी हमने पायलट टेस्टिंग्स की हैं और उनकी मुख्तलिफ किस तरीके से उन फैमिलीज को हर एक का अलग प्रोग्राम बनाया है कि खुद इन्हिसार कैसे करें। तो इस साइड पे भी गए हैं और यहीं तक नहीं बल्कि वो ऐसे यतीमों के ऐसे घराने हैं जिनके पास शेल्टर की कोई मुश्किल अपनी जगह दरपेश थी, तो हमने उनके लिए एक शेल्टर प्रोग्राम भी लाया हुआ है। लेकिन इस पर बहुत ज्यादा हम पब्लिक इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा एक पूरा मैकेनिज्म है कि हम जिसके जरिए से ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस फैमिली को दरअसल फैमिली सपोर्ट की जरूरत है और किस फैमिली को शेल्टर की जरूरत है और किस फैमिली को सस्टेनेबिलिटी की किसी प्रोग्राम की जरूरत है। तो इन पर भी हम काम साथ साथ करते हैं। लेकिन इससे भी जो बड़ा अहम मसला होता है वो माओं की ये तरबियत करना और उनको ये ख्वाब देना
कि वो फोकस हो जाएं अपने बच्चे पे, बड़ी बात, तो ये इससे उनका मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। तो इस पर भी हम कर रहे हैं। अब हाल ही में हमने ऑर्फन्स के में से गिफ्टेड बच्चे आइडेंटिफाई करके उनका एक खुसूसी प्रोग्राम, अच्छा मैं ब्रेक लेनी है, बाद में आपके पास आऊंगा कि गिफ्टेड बच्चों से क्या मतलब है। गिफ्टेड बच्चे आप कह रहे हैं कि कुछ गिफ्टेड बच्चे होते हैं, तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उनको उनकी तरबियत कैसे करते हैं, क्या करते हैं? ये कुछ ही मुद्दत पहले, 1 साल पहले ही हमने हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक कमेटी बनाई है और वो मैं खुद उसको हेड कर रहा हूं और मेरे साथ और सीनियर लोग हमारे बोर्ड के उसके अंदर शामिल हैं और हम ऑलमोस्ट हर 1-2 महीनों में उसके इजलास करते हैं। और हमने उसमें ये सोचना शुरू किया कि अब हम इन बच्चों के लिए और क्या नई चीजें ला सकते हैं। तो वहां पे फिर हमारे सामने ये आया कि उनमें से बाज बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि जो हाई IQ बच्चे हैं दुनिया में उनका एक प्लेटफॉर्म मेंसा के नाम से ऑलरेडी मौजूद है कि दुनिया के 2% हाई IQ बच्चे जो है, तो फिर हमने मेंसा डॉटेड है ना, वो कहते हैं ब्लू डॉटेड होते हैं कुछ लोग, 2% होते हैं। 100 बच्चे पैदा हुए, 2 जो होंगे वो ब्लू होंगे और 2 रेड होंगे जो माजूर है ज़हनी तौर पे, और 96% आप और मेरे जैसे नॉर्मल लोग होते। आप तो नहीं, वैसे आप तो ब्लू हैं, मेरे जैसे नॉर्मल लोग होते हैं। वैसे तो इस पे काफी बड़ी डिबेट है और ये कहा जाता है कि हर बच्चा गिफ्टेड बच्चा है और हर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होता है। ये इस पे बड़ा डिपेंड करता है कि माहौल कैसा दिया उसको माहौल कैसा मिलता है, ग्रूमिंग कैसे मिलती है। और एक और बहुत बड़ी बात यह भी है कि अल्लाह ताला ने बच्चे के अंदर ग्रूम होने की सलाहियत खुद उसके अंदर रखी हुई है और हमारा माहौल बाज़-औक़ात उसको नेचुरली जिस तरह से वो नर्चर हो रहा होता है तो हम उसकी नेचुरल नर्चरिंग के बजाय उसके ऊपर बाहर से चीजें इंपोज करके उसको अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनके 95% फैसले जो होते हैं ना, एक बच्चा जब पैदा होता है ना, वो सब उसके 95% फैसले जो होते हैं ना, वो पहले 5 मिनट में हो जाते हैं कि उसका मजहब क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका वालिद साहब क्या करेगा, वो खाएगा क्या, वो पहनेगा क्या, वो चलेगा फिर कैसे, सोचेगा कैसे। 95%, 5% स्पेस बचती है बच्चे के पास। ये देखिए एक और बड़ा फिनोमेना ये है कि अब ये रिसर्च साबित कर रही है कि एक बच्चा, उसकी तरबियत कब से शुरू होती है? उसकी तरबियत उस वक्त शुरू होती है जब एक मियाँ और बीवी बच्चे के बारे में सोचते हैं। फिर बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो माँ जो खाती है उसके भी असरात हैं, जो सोचती है उसके भी असरात हैं और जो यानी हर चीज के उस पे असरात आना शुरू हो जाते हैं और जो सुनती है उसके सबसे ज्यादा असरात। इस पे मैंने सोचना है कि गिफ्टेड बच्चे सारे जो है स्कॉलरशिप में बाहर चले जाते हैं और वो फिर वहां ही जाके सेटल हो जाते हैं। इस पे भी मैं समझता हूँ हमें कोई उनको वापस आना बनाना चाहिए कि जितने भी पाकिस्तान में फर्ज करें हमारे पास बच्चे, तो बिल्कुल आपकी इस तजवीज़ पे मैं एग्री हूं कि हमें जितने भी चैरिटी के इदारे हैं पाकिस्तान में कम अज कम एक गेट टुगेदर करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस्लामाबाद में इस वक्त सबसे बड़ा सेंटर है पाकिस्तान स्वीट होम का H9 में। बिल्कुल पाकिस्तान स्वीट होम का जो दफ्तर है, जो सारे हमारे उसके अंदर सारे के सारे हम मिल के बैठ सकते हैं। बिल्कुल मेरी ऑफर है कि पाकिस्तान स्वीट होम जो H9 है उसके अंदर कभी ईद के बाद हम इकट्ठे होते हैं, चैरिटी की जितने अदारे हैं, हमारा कोई इलेक्शन का मुकाबला तो है नहीं है कि हमें खतरा एक दूसरे से, मेरी चैरिटी के लिए काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इसमें मेरी तजवीज़ ये है कि बतौर खास कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पे अलायंसेस बननी चाहिए, जैसे तालीम में काम करने वाले सारे अदारों का एक अदारा हो, हेल्थ में काम करने वालों का एक अदारा हो, या और इस तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स के लेवल पे उसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो मल्टीपल काम कर रही हैं, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो फोकस चैरिटी हैं, जो हर काम नहीं करती हैं। मसलन रीड फाउंडेशन भी सिर्फ तालीम के अंदर फोकस है, हम हेल्थ के अंदर काम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन है अलखिदमत की तरह की जो बतौर खास डिजास्टर जो है ना, वो एक खुद बहुत बड़ा एरिया है और उसके अंदर इनकी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, इंटरनेशनल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत, आप कम से कम मीडिया से इसकी अवेयरनेस फैलाएं कि मुख्तलिफ एक सेक्टर के अंदर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को मिलना चाहिए और यहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन खुद ये इनिशिएटिव ले सकती हैं। वहाँ आप जैसे लोग भी
अगर इनको इकट्ठा करके वो एक काम के बाद को रखे ना जनाब, आप सबको बुलाएं तो वो ये काम आप हमारा काम बढ़ा रहे हैं। आप जैसे साहब हमें यही कह रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि आप भी चीफ जस्टिस साहब की बात मानेंगे, आपकी बात हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस पे वैसे ईद के बाद आप सब बुलाएं, एक जगह बैठते हैं और सेक्शन वाइज बुलाएं, बड़ी अच्छी हेल्थ के लोगों को बुलाएं, आप डिजास्टर के लोगों को बुलाएं, आप एजुकेशन के लोगों को बुलाएं। और एजुकेशन के अंदर भी इतनी स्पेशलाइजेशन है, जो स्पेशल एजुकेशन पे काम करने वाले हैं, मेडिकल साइड में बहुत सारी सेक्शंस हैं, तो ये इसी से फिर स्पेशलाइजेशन डेवलप हो। अच्छा, ये फरमाइए डॉक्टर साहब की जो स्किल है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ी ट्रेजेडी, आप पूरी जिंदगी आप ना आज तक ड्राइवर नहीं तलाश कर सके होंगे या कुक नहीं तलाश कर रखे होंगे, या आप अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने कभी बंदे को अफसोस हो जाता है कि टूटी खराब हो जाती है और आपने प्लम्बर बुला लिया हो, तो आपकी बिजली जरूर खराब करके जाएगा वो क्योंकि वो वहां छेड़ देगा जहां कोई बंदा पहुंच नहीं सकता। तो ये स्किल डेवलपमेंट जो है ना पाकिस्तान का सबसे बड़ी ट्रेजेडी, मेरा ख्याल इस पे अगर ज्यादा बेहतर काम किया जाए तो सोसाइटी में बड़ी तब्दीली आ सकती है। इसमें देखिए जब सब दो रुख हैं इसके, एक तरफ बेरोजगारी है और दूसरी तरफ आपको स्किल बंदा नहीं मिलता आपको। अब ये मैं ये भी कहना चाह रहा था आपको कि अलखिदमत का ऐसे लगता है कि मल्टीटास्किंग कर रही है ना, 7 तो एरियाज इसके हैं, हर चीज में काम कर रही है, लेकिन सारे इंटरलिंक्ड हैं। आप इंटरलिंक देखिए कि जैसे मैंने जिक्र किया कि ये जो हमारा बनो काबिल प्रोग्राम है या वॉलंटियर हम एकेडमी बना रहे हैं बाकायदा लाहौर के अंदर, और हम उनको सबको ट्रेन करेंगे। वजह उसकी ये है कि ये जो बेरोजगार है ना, ये भी बांझ नहीं होते, ये भी जनाब नशा जन्म देते हैं, क्राइम को जन्म देते हैं,